नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए से बाहर आने का रास्ता खोज रहे हैं? जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित एक गैर जरूरी प्रस्ताव इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। पार्टी उनमें प्रधानमंत्री बनने की संभावना देख रही है। यह अलग बात है कि 2024 के लिए वो मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने की उदारता दिखा रही है। पीएम मटेरियल में बताया गया, लेकिन पीएम मटेरियल बताया गया आपको नहीं। सब कैसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए, बोला है सबका कोई मतलब कोई मेरी इच्छा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता और क्षमता है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अचानक ये प्रस्ताव पास करने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जेडीयू ने साफ किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं, हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद। आप 2014 का आप चुनाव का आंकड़ा देखें, उस समय जदयू चुनाव लड़ी थी अलग से, तो मात्र उसके पूरे बिहार में जहां मुख्यमंत्री का जनाधार भी रहा है, तो हम मात्र उनके 2 सांसद ही चुनाव जीत पाए थे। जो चुनाव में जो स्पष्ट बहुमत है लोकसभा का जो है 272 है, तो उसको पार पाना एक बहुत बड़ी मुश्किल है किसी भी दल के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। जेडीयू के इस कदम को कांग्रेस एनडीए से बाहर जाने का इशारा मान रही है, तो आरजेडी नीतीश की दोहरी चाल का पुराना खेल। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो मोदी जी को रिप्लेस करेंगे। क्या वो रिप्लेस कभी कर पाएंगे? मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है। प्रधानमंत्री कोई आसमान से नहीं टपकता है। जो भी जमीनी राजनीति करेगा, जिसके अंदर संवेदनाएं हो, हालांकि लोग संवेदनाओं के बगैर भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर समझ संवेदना होगी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसमें किसी और फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होती। भले बंद कमरे में आप घोषित कर दें कि फलाने में फलाना मटेरियल है, अरे मटेरियल है नहीं है, वो एक कालखंड में लोग तय करते हैं। जनता दल यूनाइटेड की नेशनल काउंसिल में पारित इस प्रस्ताव पर उठे विवाद से पहले पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद की जांच और कई दूसरे मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। अब इस विवाद पर जनता दल यूनाइटेड चाहे जो भी स्पष्टीकरण दे, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। पटना से मनीष कुमार और दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा सरकार करनाल के एसडीएम के बचाव में खड़ी हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अफसर के शब्दों का चुनाव ठीक नहीं था, लेकिन सख्ती जरूरी है। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लहूलुहान किसान और बदजुबान अफसर, जो भी हो यहां से इससे कोई भी पैदा हुआ, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देता हूं। सर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूं, कितने लग पाता? कोई डाउट? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे। करनाल में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर एसडीएम के इस रवैये को लेकर हरियाणा सरकार भी पटी दिख रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं शब्द गलत थे, इरादा सही। उप मुख्यमंत्री का दावा है कि कार्रवाई होगी। सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं, तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। मैं ही कह रहा हूं कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। जो बातें कही गई है और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। इधर शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद करनाल की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत हुई। उन किसानों को मंच पर बिठाया गया जो लाठीचार्ज में घायल हुए हैं।
किसानों ने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज में एक किसान की मौत भी हो गई है। महापंचायत में एसडीएम पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की गई। जिन लोगों ने ज्यादती की वो एसडीएम और जिन लोगों ने सिरों में लठ मारे हैं और जिन लोगों ने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है और जिससे हमारे किसान की हत्या भी हो गई है, किसान शहीद भी हो गया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हमने क्या करना है, एक, और दूसरा इस आंदोलन में हमने अगला कदम क्या लेना है, दो। किस तरह से यहाँ के अधिकारी ऑर्डर दे रहे हैं कि लाठी पैरों में नहीं सिर फूटना चाहिए, तो ये तो अधिकारी, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि कहां से हैं। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। लेकिन हरियाणा सरकार के अलावा प्रशासन का रुख भी अपने अफसर को लेकर नर्म है। करनाल के डीएम निशांत यादव ने एसडीएम आयुष सिन्हा के शब्द चयन पर खेद जताया, मगर कहा कि वो एक संजीदा अफसर हैं और उनके इरादे ठीक थे। सर्वप्रथम तो चूंकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूं। सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। अब सवाल है दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे, अफसर के खिलाफ कार्रवाई के उनके आश्वासन का क्या होगा, और क्या हरियाणा के किसान इस दमन के बाद आंदोलन और तेज नहीं करेंगे। बंगाल के विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स ने कलकत्ता और बंगाल के अलग इलाकों में जाकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और भाजपा वहां पर सत्ता में नहीं आ पाई थी। अब हरियाणा में इस साल पंचायत चुनाव है, पंजाब और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में इन राजनेताओं को किसानों का विरोध भी झेलना पड़ेगा, लेकिन सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करनाल जैसी घटना दोबारा ना हो। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में मंदिरों को फिर से खुलवाने के लिए बीजेपी ने शंखनाद का ऐलान किया है। उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बीजेपी के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने की थी, लेकिन इसमें सुधीर मुनगंटीवार जैसे राज्य के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और गिरफ्तारी दी। यह शंखनाद मुंबई और महाराष्ट्र के मंदिरों को खुलवाने के लिए है। बीजेपी के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने सोमवार का दिन होने से ज्यादातर शंकर मंदिरों में प्रवेश का कार्यक्रम रखा था। मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बाबूनाथ मंदिर के सामने आंदोलन का नेतृत्व किया। जब 2 डोज लेने के बाद लोकल में जा सकते हैं तो आप कह सकते थे कि 2 डोज वालों को मंदिर में जाने की इजाजत है, लेकिन महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र करने वाली ये दुष्ट बुद्धि की सरकार है। सत्ता की मस्ती आई है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, वरना हमें शक्ति दे कि इस सरकार को जनतांत्रिक तरीके से बदल दे। इस दौरान पुलिस ने मंदिरों के सामने कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त कर रखा था। खुद डीसीपी जो है यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर कुछ बता पाएंगे किस तरह का बंदोबस्त है और क्या लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा मंदिर में? अभी कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करना है और उस हिसाब से हमने कोई भी इलीगल काम ना हो, गैर कानूनी काम ना हो, उस हिसाब से हमने बंदोबस्त लगाया। कोई नेता अगर आना चाहे, प्रवेश करना चाहे, कार्यकर्ता तो जाने देंगे? नहीं, जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही हम उसकी अमल बजावनी करेंगे और उसको एनफोर्स करेंगे। डीसीपी अपने अशोक हैं जो बता रहे हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी का यहाँ पर पालन करने जाएगा, किसी को भी कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। आप देखिए, यदि हम मंदिर खोलते हैं तो वहाँ भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। अगर लाखों लोग आ गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मंदिर की तरह ही दही हंडी का भी मामला राज्य में उलझा है। ठाकरे सरकार ने कोरोना को देखते हुए राज्य में दही हंडी उत्सव पर भी पाबंदी लगा दी है, जबकि बीजेपी और एमएनएस उत्सव करने पर अड़े हुए हैं। सामान्य दिनों में इस मैदान में दही हंडी का शोर होता, लेकिन कोविड ने सब कुछ बदल कर रख दिया और लगातार दूसरे साल दही हंडी को इजाज़त नहीं है। लिहाजा ये मैदान तो शांत है, लेकिन दही हंडी को लेकर राजनीति में शोर है।
मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जन्माष्टमी के त्योहार की रौनक देखी गई। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों ने धार्मिक जुलूस निकाला। इनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। आयोजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। वैसे यह हर साल लाल चौक पर निकलता है, लेकिन पिछले साल कोविड की पाबंदियों के चलते नहीं निकाला जा सका था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। सुमित एंटिल ने जैवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। सुमित ने 68.55 मीटर जैवलिन फेंककर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज ही शूटिंग में अवनी लखेड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड ही नहीं जीता, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की है। उधर सुमित एंटिल के घर पर जश्न का माहौल दिखा।